एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? जब किसी भी बंदा या बंदी या किसी भी जीव का जन्म होता है तब वो एक स्पेसिफिक टाइम पे जन्म होता है। स्पेसिफिक टाइम पे जन्म होने के बाद उस समय की जो लग्न होती है उस लग्न में जन्म होता है, और स्पेसिफिक टाइम होने की वजह से लग्न हो गया, उसका नक्षत्र हो गया और उसका सबलोड हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जन्म लेते हैं कि किसी भी बंदे का जन्म मिथुन लग्न में हुआ, मिथुन लग्न में, मिथुन लग्न में भी जब जन्म उसका हुआ तब राहु का नक्षत्र था, आद्रा नक्षत्र। जब उनका जन्म हुआ मिथुन लग्न हुआ, आद्रा नक्षत्र हुआ, क्योंकि मिथुन लग्न 2 घंटे का जन्म है, पीरियड है। आद्रा नक्षत्र करीबन 54 मिनट का पीरियड है। उसके अंदर भी बंदे का टाइम हुआ कि 10:15 पे। हम लोग 40 सेकंड को एक बार भूल जाते। 10:15 को हुआ। 10 बजे का जन्म, यानी मिथुन लग्न चालू हुआ 9 बजे से लगा के 11 बजे तक का। आद्रा नक्षत्र चालू हुआ क्योंकि इसमें 3 नक्षत्र है, 2.25 नक्षत्र होते हैं हर राशि में। पहला नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और तीसरा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। यानी 9 से लगा के 11 के बीच में मंगल का नक्षत्र भी आ रहा है, राहु का नक्षत्र भी आ रहा है, गुरु का नक्षत्र भी आ रहा है। जन्म हुआ राहु के नक्षत्र में। राहु का नक्षत्र भी 54 मिनट का है। उस 10:15 पे तब हम लोग क्या देखते हैं, 10:15 के ऊपर मिथुन लग्न में जन्म, आद्रा नक्षत्र का जन्म। आद्रा नक्षत्र के अंदर जो सबलोड है, यानी 9 पार्ट ऑफ द नक्षत्र के, उसके कौन से सबलोड उस समय एक्टिव था। सपोज करो कि मिथुन राशि, राहु का नक्षत्र, और उसमें केतु का सबलोड होगा। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मिथुन लग्न, आद्रा नक्षत्र यानी राहु का नक्षत्र, और केतु के सबलोड में उसका जन्म होगा। तब जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली है तो बंदा कैसा होगा कि मिथुन लग्न जैसा होगा। बंदा कैसा होगा कि राहु जैसा दिमाग होगा। सोच कैसी होगी, केतु जैसी। ऐसा नहीं है। हम लोग को मिथुन लग्न की कुंडली है तो फाइनल है कि उसका जो स्वभाव है जन्म लेने के समय का, वो मिथुन लग्न का स्वभाव है। लेकिन स्वभाव की मूवमेंट कहां से होगी, क्योंकि मिथुन लग्न में राहु का नक्षत्र और केतु का सब उपनक्षत्र, यानी केतु जिस घर में भी जाके बैठा होगा, बंदे का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बंदे का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, राहु का नक्षत्र है और केतु का उपनक्षत्र है, और केतु सपोज करो कि वृश्चिक राशि में जाके बैठा हुआ है।
बंदा मिथुन लग्न का है, लेकिन उप नक्षत्र स्वामी कहाँ जाके बैठ गया? वृश्चिक राशि में। तो बंदे का नेचर मिथुन लग्न होते हुए भी वृश्चिक राशि जैसा होगा। बात समझे? बंदे का जन्म मिथुन लग्न में होते हुए भी वृश्चिक राशि जैसा होगा, यानी बहुत गहरा बंदा होगा। अब वृश्चिक राशि में भी एक स्पेसिफिक नक्षत्र में होगा। वृश्चिक राशि के नक्षत्र, पहला गुरु का नक्षत्र, फिर शनि का नक्षत्र और फिर बुध का नक्षत्र, फिर इसमें भी उप नक्षत्र, यानी बंदा वृश्चिक लग्न जैसा हो रहा है मिथुन लग्न में जन्म लेने के बावजूद, और उसका उपनक्षत्र और नक्षत्र, जैसे शनि का नक्षत्र पकड़ लेते हैं हम लोग, केतु शनि के नक्षत्र में, और उसका उपनक्षत्र बुध है, ये समझ लेते हैं। मिथुन लग्न में जन्म लिया हुआ बंदा वृश्चिक राशि जैसा, उसका उपनक्षत्र बुध, यानी बंदे के अंदर क्वालिटी कहां की आई? मिथुन राशि होते हुए केतु जैसा वृश्चिक राशि में, और बुध, यानी बंदा का अगर स्वभाव में कैलकुलेट करूं तो ड्यूल माइंडेड प्लस गुप्त अकाउंटिंग, यानी गहरी से गहरी गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश उस बंदे में होती है। या मैं उसको बोलता हूँ एक तरीके का मजिस्ट्रेट भी होता है। दूसरा मैं बोलूँ तो सीआईडी वाला हो सकता है, सीबीआई वाला हो सकता है, क्योंकि इन सब का काम गुप्त रहस्यों को सुलझाने का काम है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो। ये बंदे का नेचर वैसा होगा, इन्वेस्टिगेशन वाला। यानी बंदा जन्मा तो मिथुन लग्न में, हम लोग जनरली पहली बार में प्रोडिक्शन देख के ये बोल देंगे कि बोले कि तो डबल माइंडेड का आदमी है, चेहरा कुछ दिखाता है होता कुछ हो। मिथुन लगने वालों का खासियत है डबल माइंडेड, कि चेहरे पे कुछ है और चेहरे के पीछे कुछ है, लेकिन दिखने में ऐसा है, हकीकत उसका स्वभाव कैसा है? क्योंकि जो हमको फेस पे दिख रहा है वो हकीकत नहीं होती। आदमी बहुत हंसता है, बहुत हंसता है, बहुत खुश रहता है, स्माइली करता है, लेकिन उसके सीने में जो दर्द है, जो तकलीफें हैं, वो तो सिर्फ वही आदमी जानता है। दूसरा आदमी तो जानता नहीं है कि उसको कितनी पीड़ाएं हैं अंदर। दुनिया के सामने हमको लगता है बहुत खुश है, दिखने में बहुत सारे लोग बाग ऐसे हैं जो सेलिब्रिटीज दिखते हैं, बहुत अचीवर दिखते हैं, बहुत पैसे वाले दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी हकीकत क्या है वो तो दुनिया नहीं जानती। दुनिया के सामने तो जो मुखौटा आया है मिथुन लग्न का, दुनिया तो उसी को समझने वाली है, मिथुन लग्न है। और जनरली ज्योतिष की भाषा में या एस्ट्रोलॉजी की भाषा में हम लोग मिथुन लग्न के उनको उपाय दे देते हैं। उसका रिजल्ट ये आता है कि ज्योतिष पे से या एस्ट्रोलॉजी पे से लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है। भरोसा क्यों खत्म हुआ? कि वहां दिख रहा वो मिथुन लग्न जैसा है, लेकिन उसका हिडन पार्ट क्या है वो तो हमने देखा ही नहीं। जब हम किसी भी चीज का हिडन पार्ट देख के फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं तो उस सॉल्यूशन में रिजल्ट मिलता है। तो हमारे को रिजल्ट देने से पहले या प्रोडक्ट करने से पहले सबसे पहले तो उनका बर्थ टाइम करेक्ट करना चाहिए। बर्थ टाइम करेक्ट करने से एक्यूरेसी आ जाती है, क्योंकि
समय की कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं, जैसे पुरानी कुंडलियां हैं बिफोर 2010, 2010 से पहले की जितनी कुंडलियां आती हैं, कि 2010 के बाद में तो पब्लिक अवेयर्ड हो गई है कि वो जन्म का टाइम एक्यूरेट करने की कोशिश करती है, और डॉक्टर्स भी लिख के देते हैं। हमारा जो रेलवे का टाइम है वो एकदम परफेक्ट टाइम है। 2010 से पहले की जितनी भी कुंडलियां हैं, उन सभी कुंडलियों में किसी में 2 मिनट का फर्क आता है, किसी में 3 मिनट का फर्क आता है, किसी में 5 मिनट का फर्क आता है, और किसी किसी कुंडली में तो 15-20 मिनट तक का भी फर्क आता है। जब हम लोग कोई भी चीज को प्रोडिक्ट करते हैं, तो अगर वो टाइम हमारे पास करेक्ट नहीं आएगा, तब तक हमारा कोई भी प्रोडिक्शन गलत हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले जो हमारा मेन कैलकुलेशन होना चाहिए कि कोई भी बंदा जब हमारे पास आया, तो हमको सबसे पहले उसका बर्थ टाइम करेक्ट करना होगा। आपको उसको बताना या नहीं बताना 2 नंबर की मैटर है, लेकिन आपका प्रेडिक्शन 100% सही जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले बर्थ टाइम करेक्ट करना होगा। बर्थ टाइम करेक्ट करने के बाद जो लग्न आपके सामने आती है, जो जन्म आता है आपके सामने, उस जन्म लग्न का सबलोड पकड़ के, सबलोड कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है और किस सबलोड में बैठा है, उसको कैलकुलेट करोगे, तब ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज तो जैसे किसी ने कुछ पढ़ लिया और हमने कुछ बोल दिया, नथिंग एल्स। ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी की भाषा के अंदर इतना सुंदर साइंस है ये, कि इसके अंदर हर चीज अवेलेबल है। ऊपर वाले ने शादी की डेट भी इसी में लिख के दी है, ऊपर वाले ने डेथ भी इसी में लिख के दी है, किस दिन आपका सर दुखेगा ये भी इसमें लिखा हुआ है, किस दिन आपको बच्चा पैदा होगा वो भी लिखा है, किस दिन आप बाहर घूमने जाएंगे वो भी लिखा हुआ है, किस दिन आपके घर में गेस्ट आएंगे वो भी लिखा है, आपका जन्म हुआ तब आपके आजू बाजू में कौन खड़ा था वो भी क्लियर है, और आपका जन्म हुआ तब आपके घर की जो परिस्थिति थी वो कैसी थी, आपके दादा कैसे थे, परदादा कैसे थे, दादी कैसी थी, परदादी कैसी थी, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। क्योंकि ये हमारा एक तरीके से डीएनओ से चलता हुआ कैलकुलेशन है इस। लेकिन आज की तारीख में जो एस्ट्रोलॉजी पे से लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, उसके पीछे कारण एक ही है, सही मार्गदर्शन की कमी। जब आप कोई भी चीज के अंदर सही मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, और सामने वाले को जब उसको मार्गदर्शन सही मिलता है, तो बंदा आगे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी किसी भी तरीके का कोई भी रिजल्ट आएगा, ऐसा कभी भी कोई गारंटी वर्ड नहीं होता। ये एक साइंस है, एक विद्या है, जस्ट लाइक ए अवेयरनेस। क्योंकि विधि के विधान को दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो चेंज कर सकती है। अगर विधि के विधान को चेंज होने की ताकत होती, तो भगवान श्री राम को वनवास जाना नहीं होता था, श्री कृष्ण को जेल में जन्म नहीं होना होता था, सीता जी को धरती में समाहित नहीं होना होता था। विधि के विधान को चेंज करने की ताकत दुनिया में किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं है, किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के पास भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक ब्रिज बनाने का काम करता है, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम करता है। हमको जब ये पता चल जाता है कि हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों है, जब हमको ये पता चल जाता है कि क्यों है, तो हम वहां पे कंसंट्रेट करके अपना हम लोग उसको प्रति अवेयर हो जाते हैं। और अवेयर होने से क्या होता है कि हमें वो प्रॉब्लम जो है नलीफाई जैसा लगता है, और वो हम लोग वहां से इजी गोइंग थ्रू आउट हो जाते हैं। इतना ही काम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करता है। हम लोग ये बोले कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से
हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी? इम्पॉसिबल है। क्योंकि कुदरत ने जो आपके साथ लिखा है वो तो रहने ही वाला है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या वास्तु वाले के पास गए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, यानी उसमें उस एस्ट्रोलॉजर का खासियत नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना था। इसके लिए आप उस एस्ट्रोलॉजर से मिले या वास्तु वाले से मिले जिसने आपको ब्रिज बनाया। वो ब्रिज आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन का काम कर रहा था। ये एकदम प्रैक्टिकल फैक्ट, मेरा अपना 27 साल का अनुभव। 27 साल का अनुभव इन द सेंस 27 साल से तो मैं अपनी स्टडी के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूं। उसके अंदर क्लियरिटी यही है कि विधि के विधान को चेंज करने की ताकत किसी में भी नहीं है। अगर विधि के विधान को चेंज करने की ताकत होती तो आज दुनिया में कोई भी स्वर्गवासी नहीं होता। विधि के विधान को चेंज करने की ताकत किसी में होती तो आदमी कभी वृद्ध नहीं होता। इसके लिए प्रकृति अपना काम करती है और प्रकृति में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्रकृति उसका सॉल्यूशन भी साथ में ही देती है। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो भी हमारा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें या ये प्रॉब्लम क्यों है उसको फाइंडिंग करने का एक तरीका है। और उस तरीके में जो अवेयरनेस है वो जब अवेयर आ जाती है तब हमारे साथ में हमको ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम किस लिए क्रिएट हो गई। छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं इसके साथ। मेरे ही कोई क्लाइंट है, उन्होंने मेरे को बोला मेरा 1 साल से माल नहीं बिक रहा, माल स्टॉक हो गया है। कई बार आए, मैंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। एक दिन उनकी शक्ल थोड़ी सी रुआसी हो गई। तब मैंने उनको पूछा कि आपने अपने उत्तर दिशा में लाल कलर की दीवार करा रखी है। तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया लाल कलर की दीवार हमारे यहां नहीं है, लेकिन पूरी विंडो है उसके ऊपर हमने लाल कलर के पर्दे जरूर लगा रखे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि नॉर्थ दिशा यानी जल की दिशा, जल की दिशा में लाल कलर आना यानी लाल कलर अग्नि का प्रतीक है। अगर जल में अग्नि आई तो क्या हुआ, अग्नि को बुझ गई और अग्नि बुझने से वहां पे कोयले पैदा हो गए यानी राख बन गई या मिट्टी जमा हो गई, कुछ भी बोल सकते हो। तो हुआ क्या, अग्नि बुझी यानी फाइनेंस रुका, फाइनेंस रुका तो क्या हुआ, वहां पे स्टक हो गया। सिंपल एक। तो इसमें फाइंडिंग रीजन क्या आया कि वहां पे लाल कलर चला गया, इसके लिए उनका व्यापार में माल स्टक हो गया और माल स्टक होने की वजह से वो ब्लॉक हो गए, उनका सब जगह पैसा फंस गया, व्यापार कर नहीं पा रहे थे, घर में एकदम आलस, वाइफ को पैरों में जलन, यूरिन नहीं के बराबर हो रहा था क्योंकि लाल कलर चला गया। अग्नि हमारे शरीर की पावर खत्म हो गई, घर में आलस्य पैदा हो गया, घर में चिड़चिड़ापन आ गई, बेचैनी से रहने लगी। तो अग्नि शांत हो गई। जब तक अग्नि शांत हो, जब अग्नि शांत हो जाएगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी फाइंडिंग क्या हुई कि लाल कलर के पर्दे उत्तर दिशा में जाके लग गए। इंटीरियर में लगाते हैं हम लोग, घरों में सब जगह लगाते हैं। अब भी जब उन्होंने लाल कलर हटाया, मेरे रिश्ते कहने से बोले इससे क्या होता है, क्योंकि घरों में अमूमन हम लोग मानते नहीं कैसे क्या होता है।
लेकिन ये प्रॉब्लम फाइंड हुई, लाल कलर के पर्दे नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दिए। लाल कलर के पर्दे जो ही नॉर्थ डायरेक्शन में लगाए, उनका पैसा ब्लॉक हुआ, व्यापार ब्लॉक हुआ, आलस घर में चिड़चिड़ापन, संबंधों में, पैरों में तकलीफ, यूरिन में प्रॉब्लम, पैर में भारीपन रहना, ये सारी चीजें वहां से क्रिएट होना चालू हुई, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन मिल नहीं रहा था। इस टाइप से जब हम लोग प्रॉब्लम फाइंड कर लिए, तब उनका सॉल्यूशन सिंपल सा था। मैंने कहा साहब एक बार आप लाल पर्दे उतार के ना साउथ डायरेक्शन में ले जाके रख दो। बोले दूसरे कौन से लगाए? मैंने कहा अभी एक बार ले जाके रख दो, 5-10 दिन बाद देखेंगे कि दूसरे कौन से लगाए। पहले आप एक बार हटाएंगे, तब आपकी वहाँ की जो एनर्जी है, पानी खराब हुआ है वहाँ का, वो 5-7-10 दिन में ऑटोमेटिक फिल्टर होएगा, वो एरिया में तो शुद्ध होएगा। वो जब शुद्ध होएगा तो अपना काम करेगा, तब हम लोग जाके वहाँ पे हरे पेड़ पौधे के कलर के या उस टाइप के कुछ पर्दे लगा दें। तो उससे क्या होगा कि जो पानी जो वहाँ पे खराब हुआ है, कीचड़ हुआ है, वो पानी जब शुद्ध हुआ है तो शुद्ध पानी से वहाँ पे हरियाली पैदा होगी, और हरियाली पैदा होगी तो आपका व्यापार चल पड़ेगा, आपका माल सेल होना चालू हो जाएगा। इतना सा फाइंडिंग किया, इतना सा रिजल्ट। कहने का मतलब ये ब्रिज बनना था। प्रॉब्लम छोटी सी लगा दी हमने, प्रॉब्लम लगाने से सारा काम रुक गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों ब्रिज बनाने का काम करते हैं। इन दोनों के अंदर गारंटी वर्ड नाम की कोई भी चीज नहीं होती कि ये हो ही जाएगा, नथिंग एल्स। प्रॉब्लम क्यों है, और इस प्रॉब्लम को किस ढंग से सॉल्व किया जा सकता है, ये काम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी करती है। ये समझ लेते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा होना चालू हो जाता है और सही दिशा में काम होना चालू होता है। कभी भी ये चीज नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए या वास्तु वाले के पास चले गए आपका काम हो ही जाएगा, क्योंकि काम तो आपको करना है। एस्ट्रोलॉजर और वास्तु दोनों ही जस्ट लाइक ए डॉक्टर है, वो आपको प्रिडिक्ट कर देंगे, और जब तक आप काम करोगे नहीं तो वो एस्ट्रोलॉजर भी कुछ नहीं कर सकता और वास्तु वाला भी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए सबसे पहले समझना चाहिए काम हमको ही करना है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे हमारे को रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये अखंड सत्य है। मैंने समझाया कि कौन मिथुन लग्न में जन्म लेने वाला बंदा कैसे वृश्चिक लग्न जैसा बिहेव करता है। ये चीज जब हमारे को समझ में आ जाती है प्रोडिक्शन पार्ट के अंदर, तो हम लोग बहुत कुछ आगे चल पड़ते हैं।